तो नेक्स्ट हेडिंग लो, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अभी तक हम लोग ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का बात किए थे, एंड दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ये हम लोग को पता है। बट अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है रैंडम शेप का, इसका ये सेंटर है और इस सेंटर का स्पीड है v सेंटर ऑफ मास, और ये साथ साथ घूम भी रहा है। आज से आप ट्रैक 1 लेंगे। हाँ, ट्रैक 1 मैं लूंगा इस बैच में। ओके। ओके, और ये साथ साथ ओमेगा से घूम भी रहा है। अच्छा, ये चीज मैंने डिस्कस किया था कि ओमेगा एंड अल्फा फॉर अ ऑब्जेक्ट इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स, राइट? सारे पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा और अल्फा सेम होता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से घूम रहा है, उस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो फिर हम लोग इसका काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो जो एक्सिस है, जो सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर प्लेन जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये वाला टर्म है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर v सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि सारे पॉइंट का स्पीड अलग अलग होगा, हम लोग बस सेंटर ऑफ मास का स्पीड लेना है। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। सर हमारा एक और हो गया है सर। आगे का क्या 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 सर हमारा काइनेटिक एनर्जी तो हो गया है। इसमें इस बैच में बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है। ओके सॉरी सर, पता है। सर दो बैच मिक्स किए हैं ना। हाँ हाँ, तो आई थिंक एक क्लास तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, और एक प्योर रोलिंग वाला क्लास रिवीजन हो जाएगा। 2 क्लास तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, या फिर इनफैक्ट आज ही प्योर रोलिंग भी खत्म कर लेंगे। सिंपल सा है काइनेटिक एनर्जी और प्योर रोलिंग, तो नेक्स्ट क्लास तुम लोग का कंटिन्यू हो जाएगा। सही। ओके, इसको हम लोग एक और टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे एनर्जी इज आई अबाउट प्योर रोलिंग या प्योर रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम लोग थोड़ी देर बाद यूज करेंगे। अभी के लिए हम लोग अपना ये फॉर्मूला पे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, इसको प्रूफ करते हैं। जैसे मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज बेसिकली हाफ एम वी डॉट वी। अब मुझे पता है किसी भी रैंडम किसी भी पॉइंट का, मान लो ये पॉइंट है, तो इसका 2 वेलोसिटी होगा, एक ये v सेंटर ऑफ मास और घूम रहा है ओमेगा से, तो इसका इधर की ओर स्पीड होगा ओमेगा आर, अगर आर डिस्टेंस पर है तो टेंजेंशियली। ये हमने देख रखा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं हाफ एम v सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा क्रॉस आर आई डॉट v सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा क्रॉस आर आई। तो ये आ जाएगा हाफ, और इस सारे का समेशन, सारे का समेशन होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ समेशन मतलब इंटीग्रेशन एम आई
वी सेंटर ऑफ मास डॉट मल्टीप्लाई कर रहा है ये प्लस 2ab वी सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा क्रॉस आर आई प्लस ओमेगा क्रॉस आर आई डॉट ओमेगा क्रॉस आर आई, राइट, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये इक्वेशन क्या बना, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एम आई, ये बन जाएगा v सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर प्लस 2 v सेंटर ऑफ मास, एक काम करो, वेट, इसको ऐसा लिख दो, एम आई को अंदर ले जाओ सबके साथ। तो पहला वाला टर्म बन जाएगा एम आई वी सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर प्लस 2 वी सेंटर ऑफ मास ओमेगा क्रॉस एम आई आर आई प्लस एम आई, ये क्या बन जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर आई डॉट ओमेगा क्रॉस आर आई, तो ओमेगा स्क्वायर आर आई स्क्वायर, राइट। यहाँ पर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। अब ये देखो क्या बन जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एम आई वी सी ओ एम का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी सी ओ एम, हाफ और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इनटू ओमेगा आर आई प्लस हाफ एम आई ओमेगा स्क्वायर आर आई स्क्वायर। इस बार हाफ को भी अंदर ले लिए। अब देखो ओमेगा क्रॉस आर आई क्या होगा, ओमेगा क्रॉस एम आई आर आई, यहाँ पे ओमेगा का डायरेक्शन लेट्स से इनटू द प्लेन है और आर आई इधर है, ठीक है। हाँ, नॉन इंडियन स्टूडेंट, ओमेगा क्रॉस एम आई आर आई क्या आएगा, ये वाला टर्म, इस समय क्या करें, हाँ, नॉन इंडियन स्टूडेंट्स, mv स्क्वायर एम वी नहीं, ये वाला देखो, पहला वाला टर्म तुम्हारा बन गया हाफ वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एम आई, इंटीग्रेशन ऑफ एम आई तुम्हारा एम बन जाएगा और वो हाफ एम वी स्क्वायर बन गया। जो लास्ट वाला टर्म है, ये तुम्हारा लास्ट वाला टर्म क्या बन जाएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर आर आई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, ये चीज आई बन जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और वो जो सेकेंड वाला टर्म है उसका क्या होगा, सेकेंड वाले टर्म, ये सेकेंड वाला टर्म आया क्या, ओमेगा क्रॉस आर आई, तो सारे पार्टिकल का तुम सम कर रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल वो क्या आएगा, तुमको दिखाता हूँ। जैसे ये सेकेंड वाला टर्म बेसिकली फोकस कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका वी सेंटर ऑफ मास तो इधर है। अब तुमने ये पार्टिकल लिया इस, और मान लो ऐसा घूम रहा है, तो ओमेगा क्रॉस आर
ओमेगा क्रॉस आर किधर आएगा? ओमेगा इनटू द प्लेन क्रॉस आर, कुछ इस डायरेक्शन में। तुम इसका डॉट प्रोडक्ट लिए, फिर इस कैसा लोगे, तो उन सारे का समेशन, ये वाला टर्म मेरा 0 आ जाता है, और ये मेरा और मेरा फॉर्मूला बन जाता है, ये देखो, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एम आई एम बन जाएगा, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ ये आई बन गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज कर लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सर अभी मतलब ये जीरो आपने कैसे किया था? हाँ, और ये देखो, कोई भी मेरा जो पॉइंट है, ओमेगा क्रॉस आर आई, देखो ओमेगा का डायरेक्शन अगर ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन, राइट? यस सर। तो ओमेगा क्रॉस आर आई करो, ओमेगा क्रॉस आर आई करो, तो ये मेरा आर आई है और ओमेगा इज इनटू द प्लेन, तो ओमेगा क्रॉस आर आई का डायरेक्शन ये आया, ठीक है? इसका तुमने डॉट प्रोडक्ट लिया वेलोसिटी से। सिमिलरली तुम्हारे पास एक पॉइंट इधर होगा जिसका ओमेगा क्रॉस आर आई इस डायरेक्शन में होगा, और तुम उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे इससे, इस वेलोसिटी से, तो ये निगेटिव आएगा, राइट? तो कुछ क्वांटिटी पॉजिटिव आएंगे, कुछ क्वांटिटी निगेटिव आएंगे, और ओवरऑल वो 0 हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे भी इस प्रूफ से उतना कुछ नहीं, हमें ये फॉर्म याद रखना है। ओके, क्वेश्चन। एक रॉड है, ऑफ मास m एंड लेंथ l, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है और ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो बताना है मास m, लेंथ l, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन का रेशियो क्या होगा? हाँ मिताली, मिताली तुम्हारा नाम नॉन एंटी वन में नहीं था? सर एक्चुअली नॉन एंटी वन में उनका आगे चल रहा था ना, तो सर ने बोला नॉन हाँ सर, हमको 1 मंथ तक नॉन इंटू 2 फॉलो करना है। ओके फाइन, सर्विस समीक्षा, ओके फाइन, ठीक है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन क्या आएगा? ट्रांसलेशन के लिए हाफ एम वी स्क्वायर यूज कर लेंगे, और रोटेशन के लिए हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर यूज कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ एक्स कैंसिल, कैंसिल हुआ, यहाँ से आ जाएगा 12 वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। फाइन, सिंपल सर। ओके, सिमिलरली एक और क्वेश्चन करो, जैसे मान लो ये एक डिस्क है,
ये क्वेश्चन तुम लोग को खुद से करना है। डिस्क ऑफ मास m रेडियस r, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ओमेगा से घूम रहा है। बताना है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। और तुम्हारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, तो तुमको आंसर v के टर्म में देना है, ओमेगा के टर्म में नहीं देना है। सर हाँ सर वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन करा है ना आपने, हाँ वैसा एक क्वेश्चन बुकलेट में था, उसमें एक डाउट था मेरे को। बताओ। सर वो रहता है कि एक रॉड है हम्म, रेस्ट स्टैंडिंग पोजीशन पे, हाँ और उसके मतलब उसके ऊपर एक p मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना है कि हाँ। टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन 0, तो वो किधर लगाना है टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 हो जाए। ओके, एक रॉड वर्टिकली रखा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, तो इसका एक तो फोर्स लगाओगे तो वो टिल्ट करेगा, टिल्ट करेगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। सर वो अल्फा आर इक्वल्स टू a टाइप करेंगे ना ऊपर। अच्छा, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 बोल रहा है। ओके हाँ फाइन, ठीक है, चलो ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे, फिर तो वो इजी हो गया। तुम एफ फोर्स लगाओ, ठीक है। चलो बाकी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं तुमको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। तुम इसको क्या करो, एफ फोर्स लगाओ, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। और तुम एच हाइट पर मान लो लगा रहे हो यहाँ से सेंटर से, तो तुम क्या लिखोगे, एफ क्रॉस एच इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा। हाँ ठीक है, एच हाइट पर नहीं, तुमको एच नीचे लगाना पड़ेगा। यहाँ से एच हाइट नीचे लगा रहे हो मान लो, तो तुम्हारे पास अल्फा आ गया 12 एफ एच बाई एम एल स्क्वायर, और फिर कर दो अल्फा इंटू एल बाई 2 इसका इधर की ओर एक्सेलरेशन, और इक्वल टू ए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ ऊपर वाले का आंसर आया 3/4 mv square 3/4 mv स्क्वायर। फाइन, दो टर्म एसोसिएटेड होगा। द फर्स्ट वन इज हाफ mv स्क्वायर ड्यू टू ट्रांसलेशन, प्लस द सेकेंड वन इज हाफ i mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर मतलब v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओमेगा के हम लोग लिख सकते हैं v बाई आर, तो ये हमारे पास बन गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर, दैट इज 3/4 एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर तुमसे बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसलेशन इज टू रोटेशनल का क्या होगा रेशियो, ट्रांसलेशनल इज टू टोटल का क्या होगा रेशियो, सब कुछ बता दोगे। इजी है राइट। यस सर। अच्छा, एक और तरीका है हम लोग का काइनेटिक एनर्जी लिखने का। अगर यहाँ पर ये देखो, अगर v इक्वल टू ओमेगा आ रहा है, जुलाई बैच ये तुम लोग को अभी आज मैं करवाऊंगा। अगर v इक्वल टू ओमेगा आ रहा है, तो इस पॉइंट का स्पीड देखो, एक v आगे की तरफ, एक ओमेगा आर पीछे की तरफ, और v और ओमेगा आर बराबर है, मतलब ये पॉइंट स्टेशनरी है। इसका मतलब ये जो होता है वो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता है, और डायरेक्टली हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ आई अबाउट प्योर रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर। देखो लिख के देखो क्या आ रहा है, उस पॉइंट का आई क्या होता है 3/2 mr स्क्वायर फॉर डिस्क, 3/2 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ से आंसर डायरेक्टली आ जा रहा है 3/4 mv स्क्वायर। तो हम लोग कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। अगर मुझे प्योर रोटेशन वाला पॉइंट मिल गया तो फिर हम लोग वो यूज कर लेंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा।
फाइन, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट आता है। प्योर रोलिंग करते हैं, फिर प्योर रोलिंग और काइनेटिक एनर्जी को मिक्स करते हैं साथ में। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग और नो स्लिपिंग और sufficient friction for pure rolling, sufficient friction for pure rolling, no skidding, इन सब का मतलब एक ही है, प्योर रोलिंग। तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी लिखा रह सकता है, प्योर रोलिंग लिख देगा, नो स्लिपिंग लिख देगा, नो स्किडिंग लिख देगा, सबका मतलब सेम है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्योर रोलिंग का मतलब है वेलोसिटी and acceleration of 2 point in contact should be same, velocity and acceleration दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ होगा तो डेफिनेटली दोनों में स्लिपिंग टेंडेंसी होगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका वेलोसिटी v है और इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, रेडियस इज r। तो जो कांटेक्ट में कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कांटेक्ट में है, राइट? अब ये जो पॉइंट है, ये ग्राउंड है मेरा, तो मुझे इसका पता है इसका वेलोसिटी 0 होना है। तो अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रहा है, फॉर नो स्लिपिंग या फिर प्योर रोलिंग, इस पॉइंट वेलोसिटी ऑफ ए शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। अगर प्योर रोलिंग होना है तो, या फिर नो स्लिपिंग होना है तो देखो ए का वेलोसिटी क्या क्या है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट v से आगे मूव कर रहा है, v सेंटर ऑफ मास से, तो ये भी v सेंटर ऑफ मास से आगे मूव करेगा, और ओमेगा के कारण ये पीछे घूम रहा होगा, इसका स्पीड पीछे होगा ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा नेट, v सेंटर ऑफ मास माइनस ओमेगा r, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। और फॉर प्योर रोलिंग हमारे पास ये कंडीशन आ गया। इन जुलाई बैच स्टूडेंट क्लियर हुआ ये? यस सर। सर्वे समीक्षा तुम लोगों को तो बताया था, बाकी लोग फाइन, कोई दिक्कत? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखते हैं ये चीज। जैसे मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये एक प्लैंक है, इसके ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है, इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, ये ओमेगा है। तो बताना है v1 v2 और ओमेगा में क्या रिलेशन होगा फॉर प्योर रोलिंग, रेडियस इज r। हाँ प्रणव। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे? क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 v2 एंड ओमेगा so that there is no slipping between the disk and the plank.
find the relation between V1, V2 and omega r. So V2 equals to V1 minus omega. Fine. So that there is no slipping at contact. तो मुझे पता चल रहा है कि इस पॉइंट का स्पीड ये दोनों पॉइंट कांटेक्ट में है। जो नीचे वाला पॉइंट है वो डेफिनेटली V2 से आगे जा रहा है। ये दोनों पॉइंट कांटेक्ट में। अब क्योंकि ये V1 से आगे जा रहा है तो मैं बोलूंगा ये भी V1 से आगे जा रहा होगा और ओमेगा आर से पीछे जा रहा होगा। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी। वेलोसिटी ऑफ ए हो गया आगे की तरफ V1 माइनस ओमेगा आर और वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो गया V2। तो हम लोग क्या बोलेंगे V1 माइनस ओमेगा आर should be equal to V2. VA should be equal to VB for pure rolling. Right? Clear हुआ ये सबको? Yes, sir. सर एक Question. कंडीशन नहीं समझी सर, एक बार वापस बताइए ना प्लीज। हाँ, कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है कि जो दो पॉइंट कांटेक्ट में है ना उन दोनों का वेलोसिटी, उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट, ये जैसे मान लो ये स्फीयर जिस जो है वो अगर V1 से आगे जा रहा है तो ये सारे पॉइंट V1 से आगे जाते होते हैं, राइट? हाँ सर। अच्छा, तो V1 के कारण तो ये मोशन हो गया, तो इस पॉइंट का स्पीड V1 आगे की तरफ है। अब अगर ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से तो इसका स्पीड आगे की ओर ओमेगा आर, इसका स्पीड इधर की ओर ओमेगा आर, राइट? ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर। तो नेट स्पीड इस पॉइंट का क्या हुआ? V1 माइनस ओमेगा आर। यस सर। और उसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट का स्पीड क्या है? V2 हाँ सर। पॉइंट बी का। अगर स्लिपिंग नहीं होना चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। तो मैंने वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी को इक्वेट कर दिया। ओके सर। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कुछ सिचुएशन है, इसका स्पीड है V1, इसका स्पीड है V2, इसका स्पीड है V3 और ओमेगा, रेडियस इज R। फाइंड द रिलेशन बिटवीन V1, V2, V3, ओमेगा। दो इक्वेशन फाइंड करना है, एक V1, V3 और ओमेगा, एक V2, V3 और ओमेगा। हाँ, आया किसी का? अनुजा, क्या आएगा एक्सप्रेशन? अनुजा हो? हाँ, सर इसमें मतलब फाइंड क्या करना है? पहला तुमको रिलेशन, चलो एक मैं डेटा देता हूँ। लेट्स से V1 is 8 मीटर पर सेकेंड, V2 is 4 मीटर पर सेकेंड
and radius is 2 meter. Find V3 and omega. सर V3 की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड है क्या? नहीं, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। V3 and omega. सर हाँ, एक में माइनस का साइन आएगा ना, मतलब एक क्वेश्चन में, क्योंकि मतलब हाँ, ठीक है, जैसे सही है, अभी सही है। वैसे ही लेना है। हाँ, एक माइनस में के से साथ लेना है। V3 माइनस ओमेगा होगा और एक ओमेगा माइनस V3 होगा, ऐसा। हाँ, सर V3 2 है क्या? हाँ, V3 2 है। पीछे की तरफ, सॉरी आगे। नहीं, आगे की तरफ। सर और ओमेगा 3। ओमेगा ओमेगा 3 आएगा, V2 आया, हाँ ठीक है, सही है, चलो। तो पॉइंट्स मार्क कर लो, A, B, C, D। A और B कांटेक्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ A शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B, और C और D कांटेक्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ C शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ D। अब मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ A जो है वो आगे की ओर 8 है, और B जो है वो आगे की तरफ V3 भी है, और आगे की तरफ ही ओमेगा आर भी है, तो इक्वल्स टू V3 प्लस ट्वाइस ऑफ ओमेगा। एक रिलेशन ये है। अब मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ D जो है वो 4 है, तो पीछे की ओर है, तो आइदर दोनों को पीछे की ओर ले लो या फिर माइनस साइन के साथ एक ले लो, जैसे तुमको सूट करे। तो लेट्स से मैं माइनस के साथ ले लेता हूँ, -4। VC जो है वो आगे की ओर V3 होगा, और पीछे की ओर ओमेगा आर होगा, राइट। तो V3 माइनस 2 ओमेगा इक्वल टू -4, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्लॉक को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो वो आगे जाएगा पीछे जाएगा? आगे जाएगा पीछे जाएगा, मतलब V से तो आगे जा रहा है ना, रोटेट करने से आगे तो पीछे वो थोड़ी जाता आगे है, ही वो तो बस जाएगा। घूमता है। ठीक है, हाँ, got it। ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट का स्पीड आगे की ओर ओमेगा आर होगा, इस पॉइंट का स्पीड इधर की ओर ओमेगा आर होगा, और V तो आगे ही रहेगा, राइट। अच्छा, तो हम कौन सा केस हमेशा कंसीडर करेंगे, मतलब माइनस करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे, ठीक है। ओके। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों फर्स्ट और इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऐड कर दें, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो हमारे पास आ जाएगा V3 माइनस 2 ओमेगा, V3 प्लस 2 ओमेगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ V3 इक्वल टू 2 इक्वल टू 4, और दिस इम्प्लाइज V3 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड।
और प्लस आया तो हम लोग V3 का डायरेक्शन सही एज्यूम किए था, और V3 को किसी भी उसमें डाल दो तो हमारे पास आ जाएगा 8 इक्वल टू 2 प्लस 2 ओमेगा, और दिस सिंबलाइज ओमेगा इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड। सर मैंने इसमें एक्चुअली V2 गलत ले लिया था, उसको पॉजिटिव ले लिया था, नेगेटिव के बदले। वहां पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि तुम साइन कैसे ले लो। जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, तुम पीछे वाले को ही पॉजिटिव ले लो यहाँ पे, तो ओमेगा आर माइनस V3 इक्वल टू 4, ऐसा भी लिखो। बट ध्यान देना दोनों आइदर पीछे पॉजिटिव लो या दोनों आगे पॉजिटिव लो, ओके सर। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट। जैसे मान लो ये एक पुली है, इसका रेडियस है RA, आउटर रेडियस है RB। ये इस टाइप का सिस्टम है, एक इनर पुली से कनेक्टेड है एक ऑब्जेक्ट आउटर पुली से कनेक्टेड है। लेट्स से दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज ब्लॉक 2। अगर इसका स्पीड नीचे की ओर VA है या फिर V2 है, तो इसका स्पीड क्या होगा? assume there is no slipping of the thread, on the pulley. सर हाँ, आउटर और इनर पुली आपस में कनेक्टेड हैं या फिर? हाँ, ये पूरा सिस्टम है, पूरा साथ, Okay, पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है पुली, ओके सर। मतलब ओमेगा सेम होगा उसका। मुझे आइडिया क्या सर क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है इस ऑब्जेक्ट 1 का वेलोसिटी क्या होगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1। फुली आइडियल है। पुली आइडियल है, पुली का बस इतना इंफॉर्मेशन दिया है, देयर इज नो स्लिपिंग ऑफ थ्रेड ऑन द पुली। पुली आइडियल होने से नहीं मतलब है, पुली यहाँ पे फिक्स्ड है। सर और वो मास के बारे में कुछ नहीं बोला? मास चाहिए? मास का जरूरत नहीं है, चाहिए तो ले लो 2 kg 5 kg। मुझे वेलोसिटी से मतलब है ना, तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछा, तो मास से मतलब नहीं है, अगर चाहिए तो ले लो। बिल्कुल सिंपल सा है, इजी सोचो। वही चलो देखते हैं, ये देखो सर V2 इंटू RA/RB है क्या? V2 इंटू RA/RB सही है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ यहाँ कांटेक्ट है, ये दोनों पॉइंट, मुझे पता है ये जो
पॉइंट है इसका स्पीड है v2, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट v2 से नीचे आ रहा है तो वो पॉइंट ऑफ द थ्रेड वो भी v2 से नीचे आ रहा होगा, लेंथ ऑफ थ्रेड इज कांस्टेंट। अब ये पुली का जो सेंटर ऑफ मास है, क्या ये मूव कर रहा होगा या फिक्स है? पुली का सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, वो वहां ऊपर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो मान लो ये पुली ओमेगा से घूम रहा है, तो मुझे पता है इस पॉइंट का स्पीड कितना है, ओमेगा टाइम्स ऑफ आर बी, ओमेगा आर। तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं v2 शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर बी। एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों कनेक्टेड है, तो दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब मुझे पता है अगर मान लो ये v1 से जा रहा है तो ये भी v1 से ऊपर जा रहा होगा, और ये ओमेगा इंटू आर ए से ऊपर जा रहा होगा, ओमेगा इंटू आर ए से। तो हम लोग लिख सकते हैं v1 शुड बी इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ आर ए सेकेंड। अब रेशियो ले लो दोनों का, तो v2 बाई v1 इक्वल टू आर बी बाई आर ए, और दिस इम्प्लाइज v1 इक्वल टू v2 टाइम्स ऑफ आर ए बाई आर बी। फाइन। जो भी जहां पर भी कांटेक्ट है वहां पर ये रिलेशन, एक रिलेशन हम लोग को यहाँ से आएगा, जहां पर भी कांटेक्ट है। फाइन। अब जो वेलोसिटी में होल्ड किया है हमने, जब स्टैंड एक्सेलरेशन ऑफ द टू पॉइंट इन कांटेक्ट शुड बी सेम, तो जैसा हम लोग वेलोसिटी में किए हैं सेम चीज होल्ड करेगा फॉर एक्सेलरेशन एज वेल। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, ऐसा ये एक्सलेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये ऐसे घूम रहा है विथ ओमेगा इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड से। अगर कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2, रेडियस इज 2 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2। if there is no slipping, no slipping, ओमेगा नहीं, अल्फा, सॉरी, अल्फा इज 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सर दूसरा डिस्क दूसरा आइडेंटिकल है, नहीं आइडेंटिकल है, एक्सेलरेशन 2 और अल्फा। अगेन चारों पॉइंट मार्क करो, चारों पॉइंट का वेलोसिटी लिखो, ये होगा इसका सेम, चार पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखो, सब सेम कर दो।
हाँ A1 नेगेटिव A1 का वैल्यू वो नेगेटिव होता है हाँ नेगेटिव आएगा। तो सर A1 -4 और A2 8 A2 8 है, ठीक है। A1 -4 हाँ फाइन। तो क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आगे की ओर 2 है और पीछे की ओर अल्फा आर। अल्फा आर मतलब 3 × 2 6। 6 तो यहाँ से इस पॉइंट का स्पीड, पॉइंट ए का स्पीड -4 हो गया। स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन। पॉइंट ए का एक्सेलरेशन -4 हो गया, तो यस पॉइंट बी का भी एक्सेलरेशन -4 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज A1 = -4। सर A2 की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। A2 8 आ रही है, राइट। ये 2 से आगे जा रहा होगा और अल्फा आर से भी आगे जा रहा होगा। तो इस पॉइंट का स्पीड 8 है, तो इसका भी एक्सेलरेशन 8 होना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ D शुड बी इक्वल टू 8 dc। इजी है बहुत। राइट। सर आपने वो ऊपर वाला क्वेश्चन कैसे बताया था, वो एक बार आप दोबारा बता दीजिए। ऊपर वाला, ये पुली वाला। यस सर। पुली वाले में देखो, यहाँ पर धागा बाइंड होगा, राइट। ये जो धागा है, तो इसको ऐसा ट्रीट करो, ये धागे को, तो ये इसके ऊपर ऐसे बंधा हुआ होगा, राइट, यस सर। इस पुली के ऊपर, और कहीं पे भी स्लिप नहीं करना है, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट V2 से नीचे आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है, लेट्स से ये वाला पॉइंट, ये भी V2 से नीचे आ रहा होगा, राइट। यस सर। ठीक है, वो अगर V2 से नीचे आ रहा है, तो अब देखो यहाँ वाला पॉइंट, ये वाला, इसका स्पीड मुझे पता है ω/r होना है, ω/rb। यस सर। क्योंकि ये पुली जो है, ये बस ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, ओमेगा से घूम Yes, रहा sir. होगा बस। तो ω/r इज वेलोसिटी। तो मैं बोला कि ω/rb और V2 इक्वल होना चाहिए, राइट। यस सर। सिमिलरली इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर भी ये धागा इसके ऊपर बाउंड होगा ऐसा कुछ, तो इसका स्पीड ऊपर की ओर V2 V1 है, और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ω/r है, RA। मिलाया? हाँ सर, समझ गया। ठीक है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। सर आपने Okay, जो next. दूसरा क्वेश्चन दिया उसमें ऐसा केस बन सकता है क्या कि दोनों व्हील का मतलब डिफरेंट एक्सेलरेशन हो? नहीं, क्योंकि फिर वो अजीब सा सिचुएशन मिल जाएगा। ओके सर। क्वेश्चन, ये एक इंक्लाइन प्लेन है ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस कैन बी डिस्क और रिंग और स्फीयर और हॉलो स्फीयर, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। तो क्या होगा, ये स्लाइड करके नीचे आएगा, यहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन है, सफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग, सफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग। तुमको बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सर हाँ, सर ऊपर वाले जो क्वेश्चन था उसमें ऊपर वाला प्लैंक आगे और नीचे वाला पीछे भी जा सकता है ना? हाँ देखो, एक्सेलरेशन A1 हमारा नेगेटिव आया -4, इसका मतलब ये वाला प्लैंक जो होगा वो पीछे जा रहा होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ऊपर वाला ये वाला जो है वो आगे जा रहा होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सर उल्टा भी हो सकता है ना? उल्टा भी हो सकता है, दोनों सेम डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा ए और अल्फा के वैल्यू पर। सर हाँ,
वेट्स का वेज फिक्स है, एक्सलेशन वेज फिक्स है। सर हाँ, अगर इसमें हम v माइनस ओ नहीं सर v प्लस वी तो है v नहीं, v माइनस तुमको ए और अल्फा में कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा ना। सबसे पहला स्टेप एफबीडी बनाओ उस ऑब्जेक्ट का। ओके सर। फिर इक्वेशन लिखो, क्या क्या इक्वेशन दिख रहा है, उसके बाद प्रोसीड करो। क्या क्या है? फोर्स, mg sin थीटा, फ्रिक्शन एज्यूम कर लेते पीछे, mg cos थीटा और नॉर्मल, और कोई फोर्स? यस मिताली, पहला इक्वेशन। आदित्य, पहला इक्वेशन क्या आएगा? mg sin theta minus f is equal to 0. इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों? is equal to m एक्सलेट करेगा ना, हाँ सर, हाँ इज इक्वल हाँ टू m है। हाँ सर। ठीक है, दूसरा इक्वेशन। सर mg mg cos cos theta theta minus n is equal to 0. ठीक है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसका हमें काम नहीं है। और इक्वेशन। Mu mg cos theta is equal to f. नहीं, अच्छा अब यहाँ पर ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रिक्शन है ना, अगर मेरे पास सफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग लिखा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एफ जो है वो म्यू एन होगा। नहीं, एफ म्यू एन से छोटा भी हो सकता है, अल्फा आर भी एफ लेना म्यू एन भी हो पड़ेगा। सकता है, अल्फा भी लेना पड़ेगा, ये अल्फा से रोटेट कर रहा होगा। तो अल्फा का इक्वेशन क्या आएगा? equals to alpha r plus f. ए इक्वल टू अल्फा, एक इक्वेशन ये भी आ जाएगा। ए इक्वल टू अल्फा यहाँ से आएगा, फॉर प्योर रोलिंग दिया है तो इसका एक्सेलेरेशन ए है और पीछे की ओर एक्सेलेरेशन अल्फा आर है, लेकिन प्लैंक का एक्सेलेरेशन 0 है, तो ए माइनस अल्फा आर इज इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू अल्फा आर। लेकिन हमारे पास वेरिएबल है एफ, ए, अल्फा, 3 वेरिएबल है, 2 ही इक्वेशन हुआ, एक और इक्वेशन चाहिए। अगर इसको भी इक्वेशन काउंट करोगे तो एक और वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा n, इसलिए मैं इसको नहीं काउंट कर रहा हूँ। एक और इक्वेशन क्या आएगा? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। सेंटर पे बैठ जाओ, सेंटर पे बैठ जाओ। टॉर्क क्या है? एफ क्रॉस आर या फिर आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। एम जी साइन थीटा का टॉर्क 0, एम जी कॉस थीटा का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0। तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ इक्वल टू आई अल्फा, थर्ड इक्वेशन। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ इक्वल टू आई अल्फा बाई आर, अल्फा को लिख दो ए बाई आर, तो आई ए बाई आर स्क्वायर, और इसमें पुट करो तो हमारे देखो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए
और यहाँ पर हमारे पास बन गया mg sin थीटा इज इक्वल टू I बाई आर स्क्वायर प्लस m टाइम्स ऑफ a, और एक्सलेशन इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन m प्लस I बाई आर स्क्वायर। पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो m से डिवाइड कर दो, तो g sin थीटा अपॉन 1 प्लस I बाई आर स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो याद रख लो, नहीं भी याद रखो तो 2 स्टेप का काम है, डिराइव कर सकते हैं तुरंत। फ्रिक्शन, अनुज फ्रिक्शन क्या? वो मैंने बहुत पहले लिखा था। अच्छा जानते हो, ओके। तो एक्सलेशन आ गया हमारे पास g sin थीटा अपॉन 1 प्लस I बाई एम आर स्क्वायर। सर यहाँ पर एक m मिस हो गया, m से डिवाइड करेंगे तो ये I बाई एम आर स्क्वायर आएगा। ओके, क्वेश्चन, which will reach first, ring, hollow sphere, solid sphere, disk? क्या आएगा अगर सबका मास सेम है, all have same mass and same radius, all have same mass and radius. Question is, which will reach first? Which will reach bottom first? Answer? सर कौन दोनों में से? Ring, disk, solid sphere, hollow sphere. मास और रेडियस सबका सेम है चारों का। सर रिंग। नहीं डिस्क। नहीं सर हॉलो स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर। देखो, जिसका कौन पहले पहुंचेगा, जिसका सर सॉलिड स्फीयर एक्सेलरेशन ज्यादा ऑप्शन में होगा। था। हाँ, चारों है ना, देखो, रिंग, डिस्क, स्फीयर, हॉलो स्फीयर। स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर। ओके सर। अच्छा, अब देखो, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा वो पहले पहुंचेगा, राइट? एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब, डिनोमिनेटर कम होगा तभी तो मेरा एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। तो डिनोमिनेटर को कम करना है, सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है? सॉलिड स्फीयर का, 2/5। सर सबसे लेट पहुंचेगा तब रिंग होता है। हाँ, सेकंड पार्ट है, विच विल रीच बॉटम लास्ट। इसका मतलब एक्सेलरेशन सबसे कम होना चाहिए। एक्सेलरेशन सबसे कम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा, मतलब रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which will have the largest velocity at bottom, largest velocity at bottom, या फिर largest energy कर लो, largest kinetic energy at bottom.
चारों को हम लोग सेम हाइट से ड्रॉप किए हैं, आइडेंटिकल इंक्लाइन प्लेन में। क्या होगा? All will have same kinetic energy because work done by friction is 0. क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट तो एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा है ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 एट एवरी इंस्टेंट, प्योर रोलिंग, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0, तो सबके पास जब नीचे पहुंचेगा तो एनर्जी mgh होगा, राइट? सर हाँ, ये प्योर रोलिंग फिनोमेना में मतलब मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, जब बॉटम मोस्ट पॉइंट हिलेगा नहीं तो फिर रोलिंग कैसे होगी? बॉटम मोस्ट पॉइंट नहीं हिल रहा है ना, लेकिन बाकी सारा चीज तो मूव कर रहा है। सर बाकी सारा चीज मूव करेगा तो इसका मतलब वो पॉइंट वो उस बॉडी का पार्ट ही नहीं है फिर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे तुम अपना पेन पेन का एक एंड पकड़ लो, नीचे वाला कोई भी एक एंड, यस सर। ठीक है? अब देखो उसका सेंटर सेंटर कुछ बीच में होगा। अब तुम उस जो तुम पकड़े हुए हो उसके अबाउट घुमाओ, क्या हो रहा है? वो पेन सर पूरा रोटेट कर रहा है। हाँ सर। तो लेकिन वो पॉइंट कांटेक्ट, जो पॉइंट तुम्हारे हाथ से कांटेक्ट में है उसका वेलोसिटी 0 है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी है और ओमेगा भी है, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी आ रहा है वो प्योर रोटेशन के कारण आ रहा है ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मतलब मेरा सिचुएशन ऐसा कुछ होगा कि ये आगे मूव कर रहा होगा सेंटर, इसका वेलोसिटी जो होगा वो v प्लस ओमेगा आर होगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ v हो जाएगा, और इस पॉइंट का स्पीड 0 होगा, ऐसा कुछ तुम रखेगा। इस पॉइंट का स्पीड v आगे, ओमेगा आर इधर, इसका v इधर, ओमेगा आर इधर, ऐसा कुछ। तो बस तुमको ये पॉइंट स्टेशनरी दिखेगा, ठीक है? ओके सर। सर मतलब अभी आपने बोला वो पेन का घुमाने वाला, तो उसमें जो पॉइंट मेरे हाथ के कांटेक्ट में वो भी तो मूव कर रहा होगा ना, मतलब ये तुम उसका पकड़े भी। हुए हो, हाँ ये हाँ तुम सर। पकड़े हुए हो और इसको तुम घुमा दिए। देखो इस पॉइंट का स्पीड ओमेगा आर होगा, इस पॉइंट का स्पीड 2 ओमेगा आर होगा। मतलब अगर ये r डिस्टेंस पर है और ये 2r डिस्टेंस पर है, राइट? तुम हाँ सर, ओमेगा से अच्छा घुमा सर रहे हो। समझ गया। मतलब ये जो पॉइंट में पकड़ा हूँ वो वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब हाँ वो रेस्ट पे ही ओमेगा रहेगा, उसका चेंज होता रहेगा सर। ओमेगा नहीं चेंज होगा, डिस्टेंस वेलोसिटी चेंज होगा अलग अलग पॉइंट पे। ओमेगा तो ओमेगा फॉर ऑब्जेक्ट इज सेम, राइट? ओके सर। अच्छा नेक्स्ट, अब इसका ऐसा, सर हाँ ईशान दो दो नाम से कैसे ज्वाइन कर लिया? हाँ बताओ, डाउट है? सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में बॉटम मोस्ट पॉइंट के जस्ट ऊपर का देखते थे। बॉटम मोस्ट पॉइंट के जस्ट मतलब जो पॉइंट कांटेक्ट में है ना, हम लोग उसका देखते हैं। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट, अगर तुम जूम करके देखो जस्ट, तो जस्ट ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है और ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है। इसका एक्सेलरेशन 0 तुमको पता है, इसका एक्सेलरेशन a आगे की तरफ तुमको पता है, अल्फा आर तुमको पीछे पता है, राइट? तो नेट एक्सेलरेशन इसका तुम बोलोगे a माइनस अल्फा आर आगे की तरफ, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0, और यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा a इक्वल टू अल्फा आर। सर ये नहीं, हाँ सर अभी जो क्वेश्चन कर रहा है ना कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी देख रहे थे, हाँ, तो उसके थोड़ा सा ऊपर जब फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, तुम किसी भी हाइट पे लो, जैसे मान लो एक मिनट, तुम अगर चारों का सेम हाइट पे ले रहे हो तो सबका सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ है, तुमने यहाँ पे रिंग डाला, उसको यहाँ पे देखा, तो इन दोनों लेवल पे तुम देख रहे हो। तुम चाहे डिस्क ले लो, चाहे रिंग ले लो, चाहे हॉलो स्फीयर लो, चाहे सॉलिड स्फीयर लो, यहाँ पर अगर इसका हाइट डिफरेंस h है,
यहाँ पर इसके पास एनर्जी 0 था, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 था, तो यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी mgh होगा तीनों केस, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। फाइन। हाँ सर समझा। अब चौथा केस किसका, वेलोसिटी ज्यादा होगा एट द बॉटम। क्वेश्चन, which will have highest velocity at the bottom? हाँ, और आपने वो ऊपर लिखा था which will have the largest K at the bottom. तो हाँ, सर उसमें वो फ्रिक्शन का वो 0 क्यों है? क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन में दिया था कि sufficient friction for pure rolling, right? तो sufficient friction for pure rolling है, इसका मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा, राइट? हमें बॉटम मोस्ट पॉइंट का देखो एक्सेलरेशन 0 माना है ना, a minus alpha r equal to 0। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन सिर्फ। ठीक है, तो जब भी प्योर रोलिंग हो रहा होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जब प्योर रोलिंग हो रहा है तो मेरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वहां पर मोशन ही नहीं है ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, तो हम लोग बोल देंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। हाँ, which will have highest velocity at bottom? सेम वेलोसिटी होगा क्या? नहीं, सेम वेलोसिटी नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, लेकिन हो सकता है ना ओमेगा अलग अलग हो। सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर्स, लॉजिक। लॉजिक हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देखो, डिस्टेंस सबको जो ट्रैवल करना है वो फिक्स्ड है, डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो सबका फिक्स है। अब मुझे पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये 0 है, तो जिसका s सबका फिक्स है, तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसका वेलोसिटी एट बॉटम ज्यादा, तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा था, सॉलिड स्फीयर, the solid sphere will have the highest velocity. Solid sphere will have highest velocity at bottom. और एक्सेलरेशन सबसे कम किसका था, रिंग, तो रिंग will have lowest velocity at bottom. Done? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज के हिसाब से। ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, इसमें क्या है, इसमें फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, और इसमें सफिशिएंट फ्रिक्शन
और प्योर रोलिंग दोनों का हाइट अच्छा। मैंने यहाँ पे एक डिस्क रखा, ये रोल करके नीचे आया। यहाँ पे एक डिस्क रखा, आइडेंटिकल डिस्क ऑफ सेम रेडियस, ये भी वो नीचे आया। तो बताना है ये डिस्क जब नीचे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी v2 है, और ये डिस्क जब नीचे पहुंचा तो इसका वेलोसिटी v1 है। जस्ट नीचे हिट करने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी v2 है और इसका v1 है। तो फाइंड v2 एंड v1। फाइंड v2 एंड v1 एंड v2। What's the difference between case 1 and case 2? सर्वेश, क्या डिफरेंस होगा? सर केस 2 में प्योर रोलिंग होगा। प्योर रोलिंग होगा तो मतलब केस 1 में वेलोसिटी कैसे निकाला? केस 1 बहुत इजी है वेलोसिटी निकालना। लो केस 1 में तो कुछ ही नहीं है। केस 1 सिंपल है, mgh इक्वल टू एनर्जी कंजर्व कर दो, हाफ mv स्क्वायर। क्योंकि जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो अगर यहाँ पर किसी बीच में स्टैंड पे बनाओ एफपीडी, तो यहाँ पर mg साइन थीटा लग रहा होगा, यहाँ पर mg कॉस थीटा लग रहा होगा और नॉर्मल लग रहा होगा। तीनों का तीनों सेंटर से पास कर रहा है, तो टॉर्क होगा ही नहीं। टॉर्क होगा ही नहीं तो ओमेगा आएगा ही नहीं, तो ये सीधा v1 से नीचे पहुंचेगा। वेलोसिटी ओमेगा 0 होगा इस केस में, ओमेगा विल बी इक्वल टू 0। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0, फ्रिक्शन is equals to 0 since friction is absent. Friction is absent. तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है? वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2gh। सेकेंड वाले में क्या किया जाए? सेकेंड वाले में केस में क्या होगा? प्योर रोलिंग होगा, तो यहाँ पर पहुंचा होगा तो ये ओमेगा भी होगा इसके पास। एनर्जी कंजर्व कर सकता है या नहीं कर सकता है? एनर्जी कंजर्व कर सकता है क्योंकि फ्रिक्शन अगेन प्योर रोलिंग हो रहा है, तो फ्रिक्शन लग भी रहा होगा बट स्टिल क्या होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी 0, तो इक्वल्स टू हाफ mv2 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा होगा, और हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि ये प्योर रोलिंग में है तो यहाँ पर v2 आगे और ओमेगा आर पीछे, तो v2 इक्वल टू ओमेगा आर।
तो हमारे पास आ जाएगा हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस हाफ डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर को वी टू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया एम जी एच इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ एम वी टू स्क्वायर और वी टू आ जाएगा अंडर रूट 4GH/3। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? Yes. अगर अगर फ्रिक्शन होगा तो ओमेगा भी स्लो डाउन होगा, ओमेगा भी चेंज करेगा। डन। Yes. नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन, ये एक डिस्क है, लेट्स से ये सेंटर है इसका, यहाँ से h हाइट ऊपर हमने एक फोर्स लगाया F, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फाइंड F such that let's say ये एक डिस्क है, फाइंड F such that disk rolls without slipping, disk rolls without slipping। सर R/2 R/2 फाइन। सर F फोर्स है क्या? हाँ F फोर्स, F मुझे F बताना है, F का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अच्छा नहीं, एक मिनट, ठीक है H H बता दो, फाइंड H, F नहीं H, H का वैल्यू R/2, ठीक है। ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया था क्या? हाँ ओके फाइन। और किसी का आंसर है? तो सर पहला इक्वेशन क्या लिखाएगा? अगर मान लो ये A से मूव करता है और अल्फा से घूमता है
तो हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू एम ए, और कोई फोर्स तो है ही नहीं। और दूसरा लिखेंगे F क्रॉस H, सेंटर पे बैठ के लिखना है क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क तो 0 ही आ रहा है। तो F क्रॉस H इक्वल टू I अल्फा, और यहाँ पर फ्रिक्शन इज एब्सेंट एंड डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग। इसका मतलब A आगे है, अल्फा आर पीछे है। A माइनस अल्फा आर शुड बी इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा F को मैं पुट कर देता हूँ एम ए क्रॉस H इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा को पुट कर दो A बाई आर। ए कैंसिल आउट हो गया, आर आर कैंसिल आउट हो गया, एम एम कैंसिल आउट हो गया, H इक्वल टू आर बाई 2। फाइन। ओके, अब सिचुएशन देखो क्या हो रहा है। अगर जैसे मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ, ये मेरा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ए है और ये अल्फा है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। अगर ए इक्वल टू आर अल्फा हुआ, ए इक्वल टू आर अल्फा हुआ, इसका मतलब है कि प्योर रोलिंग है, ये ग्राउंड पे है। अगर ए लेस देन आर अल्फा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? ए लेस देन आर अल्फा हुआ, इसका मतलब है ये ए है और ये आर अल्फा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे की ओर स्लाइड कर रहा है। तो पीछे की ओर स्लाइड कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? हमें फ्रिक्शन आगे देना पड़ेगा। इफ ए इज लेस देन आर अल्फा तो हम लोग बोलेंगे कि बॉटम मोस्ट पॉइंट का बैकवर्ड स्लिपिंग है। बॉटम मोस्ट पॉइंट हैज बैकवर्ड स्लिपिंग, tendency of backward slipping, and this implies to start pure rolling, या फिर to give rolling motion, friction should act forward. Friction should act in forward direction. वही अगर a मेरा बड़ा हुआ, a is greater than r अल्फा, तो मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की ओर जाने का टेंडेंसी है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट has tendency of forward slipping, and to give rolling motion, friction should act in backward direction. सर हाँ सर ये सिर्फ जब ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा तभी होगा ना? हाँ, मतलब अगर मान लो ऐसा कुछ है, ये किसी और के ऊपर रखा हुआ है और मान लो इसका एक्सेलरेशन a1 है और तुम बोल दिए a माइनस अल्फा आर इज ग्रेटर देन a1, तो भी वही कंडीशन हो जाएगा ना फिर से कि आगे की ओर स्लिप कर रहा है, तो तुम उसके लिए भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब बेसिकली तुम देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट टेंडेंसी क्या है, आगे जाने का पीछे जाने का क्या हो रहा है।
अच्छा, अब वो वाला जो वाला क्वेश्चन तुम लोग डिस्कस नहीं किया ना, तो कुछ ठीक है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन था, कुछ लोगों के साथ डिस्कस किया होगा। हाँ, चलो। ओके, अब ये वाला जो एक क्वेश्चन था, जुलाई रजिस्ट्रेंट्स, ऐसा कुछ स्कूल वाला क्वेश्चन, नॉन एंटी तुम लोग में डिस्कस हुआ है। ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हुआ है क्या नॉन एंटी? सर शायद नहीं। ओके फाइन, ठीक है, तो तुम लोग भी सॉल्व करो। ये ऐसा कुछ सिचुएशन है, यहाँ पे क्या है, इसको तुम इमेजिन कर सकते हो, वो घर पे जिससे रोटी बनाया जाता है ना, वो है। यहाँ से है, ऐसा, तो बीच में थिक पोर्शन है और साइड साइड में थोड़ा थिन है। इसका रेडियस r दिया हुआ है और इसका रेडियस 2r दिया हुआ है। अब ये जो धागा, ये पीछे से ऐसे बांध दिया गया है यहाँ पे, ऐसे ये पीछे से जाके बंधा हुआ है। सिमिलरली ये भी पीछे से जाके ऐसे करके इससे बंधा हुआ है इस पे, और फिर यहाँ से एक धागा इस टाइप से बंधा हुआ है और यहाँ से ये धागा नीचे लटका हुआ है इस सिचुएशन है। इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मास m है, इसका मास स्मॉल m है। तुमको बताना है फाइंड द, और ये दोनों थ्रेड आइडेंटिकल है, मतलब अगर इसमें टेंशन T1 होगा तो इसमें भी टेंशन T1 होगा, आइडेंटिकली लिखा हुआ है, और लेट्स से इसमें टेंशन T2 है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m। ट्राई करो, पांच इक्वेशन बनेंगे, पांचों इक्वेशन फाइंड करो। सर वो लंबा वाला, क्या? वो लंबा वाला रॉड भी रोटेट हो रहा है ना? हाँ, ये पूरा जो है ना, जो डॉटेड के अंदर है, ये पूरा एक सिस्टम है, एक स्पूल है, मतलब वो जिससे रोटी बेलते हैं ना, वो ऐसा तुम मान लो, एक साथ रोटेट करेगा, पूरे का ओमेगा सेम होगा या पूरे का अल्फा सेम होगा। जस्ट होल्ड अ मिनट, मेरा ईयरफोन डिस्चार्ज हो गया। हेलो सर। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? सर सर, क्वेश्चन रिपीट कीजिए।
हाँ क्वेश्चन ये है, देखो सिचुएशन, चलो मैं साइड व्यू भी एक बनाता हूँ, साइड व्यू से थोड़ा और क्लियर होगा। अगर तुम इसका साइड व्यू देखोगे इस साइड से, इस साइड से तो कैसा दिखेगा? एक ये अंदर वाला सिलेंडर है, उसके बाहर एक बड़ा सा सिलेंडर है, रेडियस R2 है, यहाँ पर 2 धागा लटका हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे अटैच कर रहा हूँ और इसमें टेंशन मैं T1 मान रहा हूँ, तो मैं ट्वाइस ऑफ T1 लिख दे रहा हूँ, T1 + T1, 2 धागे के कारण। यहाँ पर से तुमको दिखेगा एक मास M लटका हुआ साइड व्यू, और इस धागा में टेंशन T2 माना। अभी फिर आया क्वेश्चन? हाँ सर। तो बताना है, देखो वेरिएबल क्या क्या होगा। वेरिएबल होगा एक इसका एक्सेलरेशन A1, T1, T2, एक ये पूरा का पूरा स्पूल नीचे आएगा A2, A1, A2, और ये घूम रहा होगा स्पूल अल्फा। तो 5 वेरिएबल है, 5 इक्वेशन जस्ट लिख दो। ट्राई करो 2 मिनट। क्वेश्चन हाँ, जिसका जो इक्वेशन आ गया बता दो। आदित्य, कोई क्वेश्चन आया तुम्हारा? सर मुझे ये नहीं कंफर्म नहीं है, पर mg = अल्फा। mg = अल्फा कैसे? mg फोर्स है, अल्फा रेडियन पर सेकेंड है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, नहीं स्मॉल m पे क्या आएगा इक्वेशन, ये बताओ। mg - T1 = ma2। यस सर। mg - T2 ना, वहां पर टेंशन T2 माना है। सर mg - T2 = ma1। इज टू ma1, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, स्पूल पे इक्वेशन क्या आएगा? स्पूल पे ट्रांसलेशन वाला इक्वेशन, रोटेशन नहीं, ट्रांसलेशन इक्वेशन। mg - 2T1 = ma2। एक चीज छूट गया, mg - 2T1, ये T2 भी तो नीचे खींच रहा है ना, प्लस T2 = ma2, सेकेंड इक्वेशन। ओके, और ट्रांसलेशन हो गया दोनों, रोटेशन इक्वेशन पे आओ। स्पूल पे रोटेशन इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? A2 = अल्फा। नहीं, अच्छा A2 = अल्फा नहीं, मैं टॉर्क इक्वेशन पहले लिख लो, उसके बाद A1 A2 पे आता है। सर वो दोनों सेम सेंस में ही लगेंगे ना, 2T1 सेम सेंस में रहेंगे, सही है।
तो 2T1R plus 2T2R equals to I alpha. सही है। तो देखो यहाँ से 2R क्रॉस T1 इसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, और R क्रॉस 2T1 इसका भी डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। तो नेट टॉर्क जो हो गया वो हो गया 2RT2 प्लस R इंटू 2T1, दोनों सेम सेंस में हो गया, इक्वल टू I अल्फा। थर्ड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन और चाहिए। A1 equal to 2R alpha. A1 इक्वल टू 2R अल्फा। नहीं, चलो एक बार और एक डायग्राम बनाते हैं, फिर इक्वेशन दोबारा से याद आएगा। अब देखो ये पुली को, पुली का इसका एक्सेलरेशन जो है क्या है, A2। ये जो है वो नीचे की ओर A2 से आ रहा है, ये यहाँ पे बंधा हुआ है, ये यहाँ पे ऐसा बंधा हुआ है, और ये अल्फा हमने ऐसा एज्यूम किया। हाँ, अब बताओ A2 A1 अल्फा में जो रिलेशन आएगा, A2 इक्वल टू Alpha R. A2 इक्वल टू अल्फा R, क्योंकि ये वाला जो धागा है, ये वाला, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि धागा ऊपर से देखो तो वो फिक्स्ड है, और यहाँ पर ये A2 से नीचे जा रहा है और अल्फा R से ऊपर जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं A2 माइनस अल्फा R इज इक्वल टू 0। तो A2 इक्वल टू अल्फा R। चौथा इक्वेशन। पांचवा इक्वेशन, A1 minus 2 alpha R equal to 0. नहीं, 3 अल्फा आ रहा है, क्या 3 अल्फा आएगा, 3 अल्फा 3 अल्फा R। ठीक है, ये वाले पॉइंट देखो, ये धागा इस पे ऐसे बाउंड है, ऐसा। तो मुझे क्लियरली पता है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की ओर A1 है, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A2 तो है ही, साथ साथ अल्फा इंटू 2R भी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A2 प्लस अल्फा इंटू 2R इज इक्वल टू A1, और A2 को अल्फा R लिख सकते हैं, तो 3 अल्फा R इज इक्वल टू A1। फिफ्थ इक्वेशन। 5 इक्वेशन, 5 वेरिएबल सॉल्व कर देंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा। A1 A2। तो बेसिकली ये टॉर्क और प्योर रोलिंग का क्वेश्चन था। राइट, अब किसी को कहीं पे नहीं समझ में आया वो बताओ, कोई भी इक्वेशन। सर रिलेटिव फ्रेम में A1 equals to 2 अल्फा होता है ना? A1 इक्वल टू, हाँ, लेकिन हम लोग सब कुछ ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करेंगे। अगर तुम रिलेटिव मतलब पुली पे बैठ के देख रहे हो, उसका एक्सेलरेशन A1 माने हो, तो फिर ये इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर तुम रिलेटिव में बोलोगे तो तुम्हारा ये इक्वेशन गलत हो जाएगा, नहीं? हाँ, इसलिए हम लोग ग्राउंड में ही सारा कुछ सॉल्व किया। हाँ, कोई भी इक्वेशन इसमें प्रॉब्लम? सर तो ये टाइप के क्वेश्चन कौन से लेवल के आते हैं यूजुअली? ये जो क्वेश्चन था ये इरोडोव का था। तुम लोग इरोडोव सॉल्व कर सकते हो। इरोडोव मतलब ऐसा है ना कि ये चैप्टर इरोडोव का आसान है। रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क पे जो क्वेश्चन सब है वो सब आसान है। तुम ये क्वेश्चन इरोडोव के सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये टफेस्ट क्वेश्चन था इरोडोव का इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। कॉन्सेप्ट टफ है या फिर मतलब क्वेश्चंस ही इजी है डायरेक्टली? नहीं, इरोडोव के बाकी सारे चैप्टर में क्वेश्चंस टफ है, इसमें क्वेश्चंस इजी है। मतलब अगेन इजी रिलेटिव टू बाकी अदर क्वेश्चंस ऑफ इरोडोव, नॉट विद HCRMA। HCRMA से तो डिफिकल्टी है ऑफ कोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं।
किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। प्योर रोलिंग का कंडीशन लिखने आ गया सबको? हाँ यस सर। 2-3 का ही रिस्पॉन्स आया, बाकी लोग यस सर। यस सर। फाइन। यस सर। ओके ठीक है, तो प्योर रोलिंग का इक्वेशन लिखने आ गया, काइनेटिक एनर्जी का भी थोड़ा बहुत आ गया। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्योर रोलिंग पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आई थिंक अब ऐसा कोई भी सिचुएशन दे तो तुम लोग कर लोगे। मान लो इस टाइप का सिचुएशन है, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड इधर की ओर है 4 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड इधर की ओर है 6 मीटर पर सेकेंड। चारों डिस्क आइडेंटिकल है। इसका वेलोसिटी v1 ओमेगा 1 सेम डायरेक्शन में एज्यूम करना, अगर साइन नेगेटिव आएगा तो उल्टा होगा। इसका वेलोसिटी v2 ओमेगा 2, v2 ओमेगा 2, v1 ओमेगा 1, चारों डिस्क आइडेंटिकल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 v2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, रेडियस इज 2 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 v2 omega 1 and omega 2। ओके बिना सॉल्व किए v1 जल्दी से, बिना कुछ किए बता सकते हो? v1 जो होता है ना v1 v2, वो इन दोनों का एवरेज होता है हमेशा। देखो सॉल्व करके लाओ, इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब 4 को -4 लोगे और फिर 10 + 4 14/2 7 का डिफरेंस आएगा, तो -4 और 10 के बीच का दैट इज 3। सिमिलरली v2 क्या आएगा 1। 1 मीटर। सॉल्व करके देख लो, दोनों सेम आएगा। हमेशा होगा क्या? हाँ हमेशा होगा। सर एक और रिपीट। हाँ जो v1 और v2 होगा ना, वो डायरेक्टली उन दोनों जो उसके ऊपर और नीचे, यहाँ 4 है यहाँ 10 है, तो v1 जो होगा वो 4 और 10 के बीच का होगा। तो -4 और 10 के बीच का क्या हो गया 3। डन। ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकला। सर हाफ और 3/2। हाफ और 3/2। हाफ कौन सा, हाफ नहीं आएगा सर ओमेगा 2। क्या? ओमेगा 2 हाफ।
ओमेगा 2 हाफ आ रहा है। नहीं, हाफ नहीं आएगा। पर मुझे तो 7/2 है। V1 V2 सेम आ गया। हाँ अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट का स्पीड क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू 2, तो 1 प्लस 2 ओमेगा 2, ये मुझे 6 पता है ना, तो ओमेगा 2 यस सर 5/2 आ रहा है। नहीं, सिमिलरली यहाँ पे देखो ये 3 पता है मुझे, तो इस पॉइंट का स्पीड होगा 3 प्लस ओमेगा 1 इंटू 2, तो 3 प्लस ट्वाइस ऑफ ओमेगा इक्वल टू -4, तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा इक्वल टू -7, ओमेगा इक्वल टू -7/2। फाइन। सर मेरे पे तो उल्टा है। क्या उल्टा है? ओमेगा 1 जो है वो 5/2 है और ओमेगा 2 7/2 है। नहीं, ओमेगा 1 10 और 3 है, 7 आएगा, 7/2 आएगा ओमेगा 1 -7/2। एक बार देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 उल्टा तो नहीं लिखे हो। बाकी लोग आया? अच्छा हाँ सर, गलत लिख दिया। ठीक है। आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इस आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबने किया है। ये वाला क्वेश्चन किया है क्या? ऐसा है, बहुत दिन हो गया, याद ही नहीं है। बस ये हाँ यस सर किया है ये वाला किया है। ओके फाइन। हाँ ओके, सर पिछले वाला भी किया था पिछले वाला भी किया था। सर, वो बेलन जैसा। अच्छा, बेलन वाला किया था। बेलन वाला शायद प्रैक्टिस सेशन में किया था, हाँ क्लास में सर। लेके आना। हाँ सर वो हाँ बुक। सर हाँ ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट अल्फा पे। क्वेश्चन है, अगर मान लो मैं ऐसा कुछ लगा रहा हूँ, यहाँ पर एक F फोर्स एट ए डिस्टेंस r/2 और एक टॉप पे फोर्स लगा रहा हूँ F, ये दो फोर्स लगा रहा हूँ, तो और ये डिस्क है, तो क्या फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है फॉर प्योर रोलिंग, एंड मतलब यहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन है, सफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग। पहला पार्ट है कि फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, और दूसरा पार्ट है अगर लगेगा तो कितना लगेगा। आपको चोट लग जाएगा, जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। चलो तो हाँ, मतलब प्योर रोलिंग कराना है मुझे, तो फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। सर लगेगा। लगेगा कितना?
पहले तो ये बताओ किधर लगेगा, अगर लगेगा तो। सर सर पीछे की बैकवर्ड। बैकवर्ड क्यों, लॉजिक क्या है? सर जो ऊपर एफ दिया है वो मतलब जो है मुझे लग रहा है अगर फॉरवर्ड लगेगा, अगर सर लगेगा तो। पर अभी सर अभी निकाला था कि r/2 ऊपर लगाना चाहिए ताकि लेकिन मैंने 2 फोर्स लगाया ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। तो एक तो अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं, पहला एज्यूम करते हैं कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन 0 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 हुआ और मैं सेंटर में बैठ के देख रहा हूँ, तो ओवरऑल ये इधर घूम जाएगा, राइट? क्योंकि टॉर्क ज्यादा है क्लॉकवाइज, एफ क्रॉस आर है, और एंटी क्लॉक में एफ क्रॉस आर बाई 2 ही है, तो ये इधर घूमने वाला है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो फ्रिक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा और फ्रिक्शन आगे लगेगा, नहीं? यस और नो? सर रिपीट करो ना एक बार। हाँ, तो बहुत बार ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा ना जो तुमको फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं पूछेगा, बस तुमसे डायरेक्शन पूछेगा, तो तुम डायरेक्शन के लिए ऐसा कुछ सोच सकते हो। अभी पहला स्टेप मैंने सोचा कि लेट से फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो नेट फोर्स तो 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। लेकिन अगर हम लोग सेंटर पे बैठ के देखें तो इस टॉर्क, ये वाला जो टॉर्क है आगे की ओर, ये इसको इधर घुमाना चाहता है एफ आर से, आर क्रॉस एफ से, और ये इसको इधर घुमाना चाहता है आर बाई 2 क्रॉस एफ से, तो ये बड़ा है, तो मेरा जो सिस्टम है वो आगे घूम जाएगा, राइट? इसका टेंडेंसी आगे घूमने का होगा, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का टेंडेंसी पीछे जाने का होगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। गॉट इट? यस सर। ओके, अब हम लोग का इक्वेशन क्या क्या लिखाएगा? पहला लिख सकते हैं F इक्वल टू एम ए, क्योंकि कैपिटल एफ कैंसिल आउट हो गया। दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं एफ क्रॉस आर, उसको आगे घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज में, और बाकी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहता है, इक्वल टू आई अल्फा। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास एफ आर बाई 2 माइनस एफ आर इक्वल टू आई अल्फा, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन आएगा ए इक्वल टू आर अल्फा, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए फ्रिक्शन का वैल्यू। तो फिर हम लोग अल्फा को क्या लिख दें? अल्फा को लिख देते हैं अल्फा इक्वल टू ए बाय आर, और ए को मैं लिख सकता हूँ एफ बाई एम, तो एफ बाई एम आर, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एफ आर बाई 2 माइनस एफ आर इक्वल टू आई एफ बाई एम आर, यहाँ से तुमको एफ का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियरली पॉजिटिव क्वांटिटी दिख रहा है, राइट? यस सर। ठीक है, तुम लोग का काम क्या होगा? आई थिंक एचसीएल में पूरा सॉल्व हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम वाला ये क्वेश्चंस कौन से हैं? जस्ट अ मिनट रुको। जुलाई में कहाँ तक सॉल्व हो गया था क्वेश्चन एचसीएल में? लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक था? शायद 41 तक था ना? नहीं सर, आपने 10 क्वेश्चन दिए थे शायद सॉल्व करने। एग्जाम्पल्स में से थोड़े थे और फिर एक्सरसाइज में से थोड़े थे। सीसॉ प्रॉब्लम वाले दिन नहीं दिए थे? हाँ उतने ही दिए थे, टॉर्क और सीसॉ वाले ही दिए थे बस। अच्छा, टॉर्क और सीसॉ वाले दिए थे। ओके, नहीं आई थिंक मैंने 41 तक दिया था। रोटेशन रोटेशन 6 था लास्ट।
नहीं, डेट भी नहीं है। शिट। चलो ठीक है, अभी तुम लोग कर सकते हो। जो अप टू क्वेश्चन नंबर 46 तो कर ही लेना। HC वर्मा सॉल्व एक्सरसाइज ना। हाँ, अप टू क्वेश्चन 46 एक्सरसाइज। उसके अलावा ठीक है, फाइन, यहीं तक करो अभी। HC वर्मा अप टू क्वेश्चन 46। और मैं असाइनमेंट एक भेज देता हूँ, असाइनमेंट वाले मैं होमवर्क ग्रुप पे भेज देता हूँ, देख के। सर आप Fine? एंगुलर मोमेंटम करा चुके हो? नहीं, एंगुलर मोमेंटम भी नहीं हुआ। एंगुलर मोमेंटम आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम करेंगे। सर और टॉपलिंग? टॉपलिंग भी नहीं हुआ है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी नहीं हुआ है। हाँ ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बाकी है, और वो भी बाकी है, एंगुलर इंपल्स भी बाकी है। अभी हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और वो खत्म हुआ, ये प्योर रोलिंग और काइनेटिक एनर्जी। फाइन। हाँ। ओके, ठीक है। किसी को आज की क्लास में कोई डाउट? ओके, ये सारे क्वेश्चन देखे थे। अभ्यास सेशन में अगर नॉन इंटी स्टूडेंट्स हो तो रोटेशन का यही क्वेश्चंस कराऊंगा, और फिर वो ट्रैक 2 में से भी कुछ मिक्स्ड। फाइन। यस सर।